नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 1 जीव में जन्म का तीसरा भाग बताया जाएगा। इससे पहले आपको भाग 1 और भाग 2 बताया जा चुका है, जिसमें भाग 1 और 2 में जीवन काल, जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और कायिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार, कायिक जनन, उसके बाद कृत्रिम कायिक जनन और प्राकृतिक कायिक जनन, उसके बाद सूक्ष्म प्रवर्धन। इतना आपका आता है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत आपको बताया गया जो जनन होता है उनका दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो जो अलैंगिक जनन था उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक, तो आज का ये तीसरा भाग होगा जीव में जनन। इसमें आपको बताया जाएगा लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, आज आपको बताया जाएगा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इस जनन में यानी लैंगिक जनन में दो लिंग इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? लैंगिक जनन में दो लिंग इन्वॉल्व होते हैं, नर और मादा। ठीक, यानी लैंगिक जनन में नर और मादा इन्वॉल्व होते हैं। अब नर भाग जो होता है, नर भाग, और दूसरा होगा मादा भाग। ठीक, जो नर भाग होता है वो नर युग्मक का निर्माण करता है। नर भाग नर युग्मक और मादा भाग मादा युग्मक। नर भाग नर युग्मक और मादा भाग मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। अब नर भाग से नर युग्मक, मादा भाग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों जो होते हैं आपस में मिलते हैं। ठीक, नर भाग और नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का। युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसी को युग्मनज को ही जायगोट कहा जाता है। जायगोट कहते हैं। अब यही जायगोट आगे चलकर किसका निर्माण करता है? शिशु का। शिशु का निर्माण, युग्मनज किसका निर्माण करता है? शिशु का निर्माण करता है। अब इसमें लिखेंगे, अब लैंगिक जनन की क्रिया है। लैंगिक जनन की क्रिया में आप जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक। अब इसमें नर में आधे गुणसूत्र यानी अर्ध गुणसूत्र हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे, यानी दोनों अगुणित कंडीशन में होकर के यहाँ जब जायगोट बनाएंगे युग्मनज का निर्माण करके कैसा होगा? द्विगुणित होगा, यानी डिप्लॉइड कंडीशन में होगा। अब जो अगुणित है, अगुणित से द्विगुणित का निर्माण, क्योंकि आपको बताया गया कि नर जो नर भाग से नर युग्मक, मादा भाग से मादा युग्मक, तो नर में भी कितने कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र 46, और नर में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इनमें लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान जो नर भाग होता है वो क्या करता है? आधे गुणसूत्र यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा सिर्फ एक गुणसूत्र क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, और मादा से एक गुणसूत्र इन्वॉल्व होता है। दोनों गुणसूत्र आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसे जायगोट कहा जाता है, और जो आगे चल करके शिशु का निर्माण करता है। ठीक, तो अब इसमें कौन भाग लेता है? यानी लैंगिक जनन में दो लिंग इन्वॉल्व होते हैं, नर और मादा। ठीक, तो हम आपको बताते हैं एक लिंगी क्या है और दो लिंगी क्या है। ठीक, पहले हम देख लेते हैं एक द्विलिंगी। ठीक है, बाइसेक्सुअल जिसे कहा जाता है। द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। ठीक, अब इसमें अब यही इसमें जो आगे क्या आपको बताया जाएगा, लैंगिक जनन आएगा मानव में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपको ये बताया किस तरीके से अर्धगुणसूत्र का यानी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, यानी जनन की क्रिया में किस तरह से अर्धसूत्री विभाजन का
कार्य होता है। तो जब अर्धसूत्री गुणसूत्र बनेंगे आपके इनसे दोनों अर्धसूत्री गुणसूत्र बनकर अर्धगुणसूत्री दोनों आधे गुणसूत्र मिल करके इस तरीके से युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक, एक आपको आगे बताया, लेकिन अब देखते हैं जैसे अब इसमें बात आई लैंगिक जनन में सिर्फ क्या होते हैं, दो लिंग इन्वॉल्व होते हैं, एक नर दूसरा मादा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो एक लिंगी होते हैं और कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो दो लिंगी होते हैं। तो अब एक लिंगी जीव में किस तरीके से शिशु का निर्माण होता है और दो लिंगी जीवों में किस तरीके से शिशु का निर्माण होता है आपको बताते हैं। तो पहले देख लेते हैं द्विलिंगी के बारे में। ठीक, इसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। यानी इसमें जब एक प्राणी में नर व मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं, नर भाग और मादा भाग जब दोनों एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहा जाता है, द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं केचुआ, लीच, ठीक, और स्पंज में ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें जो द्विलिंगी होते हैं, यानी जिसमें नर भाग और मादा भाग एक ही जीव में उपस्थित होता है। ठीक, एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप ऐसे जीव जिसमें जब एक प्राणी में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, जब एक प्राणी में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे केचुआ, स्पंज, केचुआ स्पंज, केचुए को अर्थवॉर्म भी कहा जाता है, केचुआ स्पंज, और एक लिख सकते हैं आप लीच, ठीक, एक्सेट्रा, इससे और बहुत सारे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। यानी ऐसे प्राणी जिसमें नर और मादा, नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पर स्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। और दूसरा होता है एक लिंगी प्राणी, एक लिंगी, जिसे कहते हैं एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक, अब एक लिंग जैसे इसमें बताया गया, जब एक प्राणी पर उपस्थित होते हैं दोनों लिंग, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहा जाता है। लेकिन एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल में जब नर भाग किसी दूसरे प्राणी पर और मादा भाग किसी दूसरे प्राणी पर पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। लिख सकते हैं, जब नर भाग नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग प्राणी में उपस्थित हों, जैसे लिख सकते हैं मनुष्य। ठीक, ऐसे मनुष्य में क्या होता है, नर भाग नर पे और मादा भाग मादा में उपस्थित होता है, इसे द्विलिंगी एक लिंगी प्राणी कहते हैं। द्विलिंगी में एक ही प्राणी पर दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, नर लिंग और मादा लिंग, नर भाग और मादा भाग एक ही प्राणी पर, और इसमें एक लिंगी में नर भाग किसी दूसरे प्राणी पर और मादा भाग किसी दूसरे प्राणी पर उपस्थित होता है। ठीक, तो आगे हम आपको बताते हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में। ठीक, तो हमने अभी आपको बताया एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में, एक लिंगी कैसे होते हैं और द्विलिंगी कैसे होते हैं। अब हम आपको बताएंगे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में। तो आप अगली वीडियो बनाएंगे अगला टॉपिक इसमें लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे लैंगिक जनन में मुख्य 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं?
लैंगिक जनन में होने वाली 3 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी? पहला होगा निषेचन पूर्व घटना, पहला इसमें होगा निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद दूसरा होगा निषेचन, उसके बाद तीसरा होगा निषेचन पश्च घटना। ठीक, हम पहले में देखेंगे निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होगा निषेचन और तीसरा होगा निषेचन पश्च घटना। अब इसमें जैसे आपको बताया गया लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं 3 प्रमुख प्रकार की होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में आप देखेंगे किसका निर्माण होता है, जैसे नर भाग जो होता है, नर भाग और मादा भाग। ठीक, नर भाग से नर युग्मक और मादा भाग से मादा युग्मक। ठीक है, नर भाग से नर युग्मक और मादा भाग से मादा युग्मक, और दोनों युग्मक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे इंग्लिश में जायगोट कहा जाता है। ठीक, तो क्या हुआ, निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन यहाँ पर नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना। अब यह कैसे होता है आपको डिटेल में बताया जाएगा आगे। तो जो आगे जो है इसमें बताया जाएगा आपको नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसमें आपको बताया गया निषेचन पूर्व घटनाएं क्या हुई, जब नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण, तो निषेचन पूर्व घटना है। निषेचन कब होगा, जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं ना, यानी दोनों युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। निषेचन पूर्व घटना, इसके ऊपर निषेचन यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, निषेचन पश्च घटना में। ठीक, तो अब हम आपको जो है निषेचन पश्च घटना जो होती है, निषेचन के बाद की जो घटना होती है या निषेचन के बाद, हम सबसे पहले आपको निषेचन पूर्व घटना के बारे में डिटेल में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद तब हम निषेचन, उसके बाद निषेचन पश्च घटना। ठीक, तो इसमें पहली हेडिंग जो है वो निषेचन पूर्व घटना बना लेंगे यहाँ। निषेचन पूर्व घटना। ठीक, अब निषेचन पूर्व घटना में अब देखेंगे निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत निषेचन की 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। जैसे निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। अब जैसे आपको बताया गया युग्मक जनन में होता क्या है, नर से नर युग्मकों का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होगा, जिसे क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। पहला इसमें क्या होगा, युग्मक जनन, युग्मक जनन। ठीक, तो अब इसमें जो निषेचन पूर्व घटना में पहला क्या होगा, युग्मक जनन, यानी युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। ठीक, दूसरा क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। अब इसमें आपको बताया कि युग्मक जनन युग्मकों के निर्माण की क्रिया कहते हैं। अब युग्मक स्थानांतरण क्या है, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक युग्मकों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक, अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब इसमें निषेचन की 2 प्रमुख घटनाएं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन में आपको बताया गया किस तरीके से नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, नर भाग से नर युग्मक और मादा भाग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, जिसको हम युग्मक जनन में देख लिए, और इसी युग्मक जनन को ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। कौन नाम से जानते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ लोग गैमेटोजेनेसिस का ही नाम देते हैं, जिसे गैमेटो जेनेसिस कहा जाता है। और इसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण को गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक, हम जो है अब आपको बताते हैं युग्मक जनन युग्मक स्थानांतरण के बाद हम देखते हैं किसके बारे में,
युग्मकों के प्रकार, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, युग्मकों के प्रकार। ठीक, आपको बताते हैं इसके बारे में, युग्मकों के प्रकार के बारे में। तो युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, युग्मक मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन से? समयुग्मकी, पहला होगा समयुग्मकी, दूसरा होगा समयुग्मक कहते हैं आइसोगैमस। क्या कहते हैं? आइसोगैमस। दूसरा होगा विषम युग्मकी, जिसको कहते हैं उवगैमस। और तीसरा होगा असमयुग्मकी, जिसे कहते हैं एनाइसोगैमस। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, विषम युग्मकी और असमयुग्मकी। ठीक, तो सबसे पहले हम बता दें इसके बारे में समयुग्मकी यानी आइसोगैमस के बारे में। अब इसमें होता क्या है, यानी समयुग्मकी मींस दोनों युग्मक क्या हो? समान, यानी नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में क्या हो? समान हो ना। क्या होते हैं? यानी समयुग्मकी में जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहा जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम, यही मान लेते हैं युग्मक है। ठीक, इसे फ्लैजेला कहते हैं, फ्लैजेला। ठीक, अब ये क्या है? दोनों आकार और परिमाण में समान है, यानी ऐसे युग्मक जो क्या हो? आकार और परिमाण में समान हो, नर और मादा दोनों आकार और परिमाण में समान हो। तो अगले स्टेप में इसे देखेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों आपस में मिलेंगे ना, जिसे क्या कहेंगे? दोनों आपस में मिलकर संयुग्मन का कार्य करेंगे। उसके बाद किसका निर्माण करते हैं? युग्मनस का। ठीक, जो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक, दोनों आपस में मिले, किसका निर्माण किए? युग्मनस का निर्माण किए, युग्मन। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहा जाता है। ठीक, अब बात समझ में। अब हम चलते हैं इसके बारे में। दूसरा जो दिया गया है इसमें विषम युग्मकी। ठीक, विषम युग्मकी में क्या होता है? जब दोनों क्या हो? विषम युग्मकी, इसमें नर व मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं? भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे नर और मादा दोनों युग्मक क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जैसे मनुष्य में देखा जाता है, मनुष्य में क्या होता है? नर युग्मक दूसरे टाइप का और मादा युग्मक दूसरे टाइप का होता है, यानी ये परिमाण और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विषम युग्मकी कहा जाता है या उवगैमस कहते हैं। ठीक, जैसे हम देख सकते हैं नर युग्मक, मादा युग्मक इस तरीके से, और नर युग्मक होता है इस तरीके से। ठीक, इसे लिख सकते हैं नर युग्मक, इसे लिख सकते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक, और एक क्या है? नर युग्मक। ठीक, ये दोनों क्या है? आकार और परिमाण में भिन्न है। ठीक, जैसा सारा में, ओडोगोनियम में, मनुष्य में ना, इन सब में देखा जाता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक असमान होते हैं। ठीक, अगला जो होता है वो क्या है? असम युग्मकी, यानी इसमें इन दोनों, यानी असम युग्मकी में इसमें जो होता है नर और मादा बाह्य आकार से समान, इन
असमविमुखी में क्या होता है, बाह्य आकार से समान होगा परंतु परिमाण में क्या होंगे, भिन्न होते हैं। असमविमुखी जो होते हैं वो बाह्य आकार से समान होते हैं परंतु परिमाण में भिन्न तथा दोनों क्या होते हैं, कशाभिकी होते हैं ना। दोनों में क्या पाई जाती हैं, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जैसे इसमें क्या था, कशाभिकाएं नहीं पाई जाती थी, नर युग्मक में फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। यानी एक में कशाभिका, इसमें देखे ना, इससे पहले वाले में आपने देखा, ठीक है, पहले वाले में आपने देखा था कशाभिकाएं पाई जा रही थी और इसमें क्या होगा, कशाभिकाएं नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। असमविमुखी क्या होती है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं, विषमविमुखी में नहीं पाई गई थी ना, इसमें क्या होती है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। देख लेते हैं इसको कैसे बनता है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद ये क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, आपस में संलग्न होंगे, आपस में संयुग्मित होंगे, ठीक। उसके बाद इसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे, डिप्लॉयड हो गए हैं और यहाँ डिप्लॉयड होंगे, ठीक। ऐसा किसमें देखा जाता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है, इसकी एक प्रजाति है क्लेमाइडोमोनास, ठीक। तो इसमें आपको बताया समविमुखी, विषमविमुखी और असमविमुखी, ठीक। तो ये समझ में आया आपको, जैसे इसमें बताया गया युग्मकों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, समविमुखी, विषमविमुखी और असमविमुखी, ठीक। आपने देखा भी निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों के बारे में, ठीक है, किस तरीके से युग्मक का निर्माण होता है, हम आपको बताते हैं निषेचन के बारे में, ठीक। दूसरा क्या है इसमें, निषेचन, ठीक, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक, निषेचन और फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन होता क्या है, जैसे इसमें बताया गया निषेचन में नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं, यानी निषेचन की क्रिया में क्या होते हैं, नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं, ठीक। नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहा जाता है। इसके द्वारा, ठीक, या इस क्रिया के परिणाम स्वरूप नर व मादा के संलयन के परिणाम स्वरूप जब नर और मादा दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, नर और मादा के आपस में मिलने या संलयित होने के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने के फलस्वरूप या संलयित होने के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहते हैं, ठीक। इन नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया के परिणाम स्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिस क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन होगी, परिभाषा। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, इसमें कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिसमें एक युग्मक के माध्यम से ही जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक। जैसे इसमें छिपकली हुआ, ठीक, रोटी फंस हुआ, मधुमक्खी हुई ना, इन सब में क्या होता है, कोई एक भाग, जैसे नर भाग या मादा भाग होते हैं ना, इसमें क्या होता है, स्वतः जो एक नए जीव का निर्माण कर जाते हैं। इस क्रिया में 2 अलग अलग लिंग वाले लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो आगे हम आपको बताते हैं, जिसमें जैसे अब ये क्रिया आप निषेचन देखे ना, निषेचन किसे कहते हैं, और कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिसमें एक युग्मक के माध्यम से, नर युग्मक हो या मादा युग्मक, कोई अकेला ही क्या कर सकता है, एक नए जीव का निर्माण कर सकता है, ठीक। तो निषेचन 2 तरीके से होता है, एक बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन, ठीक। कौन कौन सा, बाह्य निषेचन, बाह्य
निषेचन जिसे कहते हैं, बाह्य निषेचन को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाह्य निषेचन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और दूसरा होता है अंतः निषेचन। क्या होता है? अंतः निषेचन, जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे अब बाह्य निषेचन यानी जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है, ठीक। क्या होता है? जब प्राणी के बाहर निषेचन होता है तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहा जाता है, ठीक। बाह्य निषेचन में, बाह्य निषेचन की क्रिया बताया क्या? जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कुछ शैवालों में, मछलियों में, उभयचर प्राणियों में क्या होते हैं? बाह्य निषेचन होता है, ठीक। यानी किसी दूसरे के माध्यम से क्या हो, जब उसमें जैसे स्पर्म अलग से, ओवा अलग से, दोनों क्या हो, बाहर शरीर के बाहर फर्टिलाइज हो, तब उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहा जाता है, ठीक। और दूसरा जो आपको बताया कि अंतः निषेचन। अंतः निषेचन में यानी जब प्राणी के शरीर के अंदर, ठीक, होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहा जाता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ मिलते हैं? प्राणी के शरीर के अंदर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहा जाता है। जैसे सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में, इन सब में क्या होता है? अंतः निषेचन की क्रियाएं देखी जाती हैं। तो आपका निषेचन कंप्लीट हुआ। अब निषेचन पूर्व घटना देखा, निषेचन देखा। निषेचन में अब आप देखेंगे निषेचन पश्च घटना, ठीक है। जैसे निषेचन हुआ, निषेचन बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन, दो तरीके से देखा गया। अब आपको बताया गया किसके बारे में? तीसरा, निषेचन पश्च घटना, ठीक है। निषेचन के बाद कैसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक। तो अगला होगा तीसरा, निषेचन पश्च घटना, ठीक है। निषेचन पश्च घटना के बारे में। तो इसमें अब क्या होगा? जैसे आपने देखा अभी निषेचन पूर्व घटना, निषेचन देखा। निषेचन दो प्रकार से हो रहा है, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन जो होता है प्राणियों के शरीर के बाहर होता है, इसे अंतः निषेचन कहते हैं। शैवाल, मछली, उभयचर प्राणी में। और अंतः निषेचन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, जैसे उभयचर मनुष्य में देख लीजिए, सरीसृप, पक्षी, ठीक है। स्तनधारी कह सकते हैं, जितने स्तनधारी होते हैं सब में अंतः निषेचन देखा जाता है, यानी शरीर के अंदर निषेचन होता है। हम देखेंगे निषेचन पश्च घटना। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद की होने वाली घटनाएं क्या होती है? जैसे युग्मनज का निर्माण, ठीक है। निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं में क्या आएगा? युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। अब यह युग्मनज बनता कैसे है? जैसे आपको बताया गया, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक। नर से क्या होगा? नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक। अब एक दो नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? जन्म कहा जाता है। अब उस जन्म की क्रिया के दौरान बना जो प्रोडक्ट होता है, बना जो जीव होता है, उसे क्या कहते हैं? बनी जो कोशिका, सॉरी, बनी जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, ठीक। उसी युग्मनज कहते हैं, जायगोट कहते हैं। यही आगे चलकर किसका निर्माण करता है? शिशु का निर्माण करता है, ठीक। शिशु का निर्माण करेगा। अब क्या बना? युग्मनज बना। यानी निषेचन के बाद जो घटना होती है, निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, ठीक। अब युग्मनज के बाद क्या होता है? इसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। अब युग्मनज जब बन जाएगा इसमें समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा क्या होगा? बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, ढेर सारी कोशिकाएं बनकर किसका निर्माण करती है? बहुत सारी कोशिकाएं लिख सकते हैं, ढेर सारी कोशिकाओं का इसमें निर्माण होता है। अब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा, उसके बाद अणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे आपको बताया निषेचन दो प्रकार के,
बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। इसमें युग्मनज का निर्माण दोनों में होगा, जायगोट दोनों में बनेंगे, चाहे वो बाह्य निषेचन हो चाहे अंतः निषेचन हो। अब इसमें युग्मनज के निर्माण की क्रिया के द्वारा अब इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के बाद क्या हुआ, ढेर सारी कोशिकाओं का समूह बना। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज के दो भाग, एक अंडज होते हैं, अंडप्रजक होते हैं, और एक बेबी पोरस यानी सजीव प्रजक होते हैं। ठीक है, यानी अंडप्रजक यानी ओविपोरस और सजीव प्रजक यानी बेबीपेरस। ठीक है, यानी अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले। ठीक, तो जब इसमें क्या होगा, युग्मनज के बाद क्या होंगे, जो अंडे, जब युग्मनज का विकास क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, तो क्या उसे क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर बाह्य निषेचन। इसे बाह्य निषेचन देखे थे ना, बाह्य निषेचन में क्या होता है, युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होता है, यानी जब युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं ना। क्या कहेंगे, अंडप्रजक कहा जाता है या ओविपोरस। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अंडप्रजक कहेंगे। लेकिन अब इसमें आप इससे पहले देखे थे ना, क्या लिखा निषेचन से पहले, अंतः निषेचन। ठीक है, अंतः निषेचन में जब क्या होता है, जब शरीर के अंदर जीवों का निर्माण होता है। ठीक, जब युग्मक का निर्माण जब कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओविपोरस या बेबीपेरस या सजीव प्रजक कहा जाता है। ठीक, अब इसी क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, भ्रूणोद्भव। आगे हम देख लेते हैं, भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का विकास होना। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहा जाता है, यानी भ्रूण का उद्भव। अब जब भ्रूण बनेगा उसी भ्रूण में क्या होगा, इसका विकास होगा, ढेर सारी जो कोशिकाएं बनेंगी उसी का क्या होगा, विकास होता है। अब भ्रूणोद्भव क्या है, जैसे युग्मनज विकसित होकर के किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक, भ्रूणोद्भव। ठीक, भ्रूणोद्भव। अब बताया गया युग्मनज क्या होते हैं, विकसित होकर के किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद क्या हुआ, युग्मनज बना। अब वही युग्मनज क्या करता है, विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, और वही भ्रूण क्या करता है, भ्रूण के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ठीक, तो अब यह जो आपको पहला टॉपिक रहा, जीवों में जनन, ये समाप्त होता है। ठीक है, हम जो इसका तीसरा भाग है ये समाप्त हुआ, जिसमें हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हम आपको रेगुलर जो है सिस्टम बाय सिस्टम यानी स्टेप बाय स्टेप आपको हर चैप्टर की वीडियो या हर चैप्टर का जो सॉल्व है हम उसको आपको अच्छे से अच्छे तरीके से प्रदर्शित करके समझा सके, बता सके। धन्यवाद।